नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बाउथ साउथ की सियासत की। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। भाजपा का दक्षिण भारत में कमाल दिखाने का इरादा है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 5 दक्षिणी राज्यों की कम से कम 40 से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक में भाजपा 25 सीटें बरकरार रखने का दावा कर रही है। पार्टी का कहना है कि लोगों ने सिद्धारमैया सरकार पर जल्द ही भरोसा खो दिया है। विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद पार्टी का वोट शेयर नहीं गिरा। 2019 में तेलंगाना में 4 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। पार्टी का मानना है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के टूटने से सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा, जिससे पार्टी को फायदा मिल सकता है। भाजपा के निशाने पर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी है। पार्टी इन राज्यों में भी कुछ सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। बीजेपी की केरल में राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी है और इसके साथ ही सुपरस्टार्स पर भी फोकस है। दरअसल साउथ में स्टार्स का फैन बेस काफी मजबूत है। यदि किसी स्टार की फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है तो इनके फैंस आत्मघात कर इसे आत्मसात करते हैं। कई स्टार्स ऐसे हैं जिनके मंदिर भी बने हुए हैं और लोग उन्हें सुबह शाम पूजते हैं। जाहिर है जो फैंस उन्हें भगवान मानते हैं वो उनके लिए वोट भी करते हैं। साउथ में स्टार्स का राजनीति में सक्सेस रेट काफी हाई रहा है। कई तो सीएम पद तक भी पहुंचे हैं और इसीलिए इनका अपना दबदबा रहा है। मारुथुर गोपालन रामचंद्रन यानी एमजीआर ने साल 1936 में फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। जल्द ही वो एक बड़े स्टार बने, लेकिन एक सफल अभिनेता से ज्यादा उन्हें सफल राजनेता के तौर पर जाना जाता है। 17 अक्टूबर 1972 को एमजीआर ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADM के नाम से पार्टी बनाई। 5 साल के भीतर ही पार्टी का बेस इतना मजबूत हो गया कि 1977 में एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। 1987 में उनकी मृत्यु हुई, तब भी वो सीएम पद पर थे। नंदमुरी तारक रामाराव यानी NTR 80 के दशक में साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में NTR का सिक्का चला करता था। अपने फैंस की ताकत को देखते हुए NTR ने तेलुगु देशम नाम से पार्टी बनाई। 1982 में बनी ये 1 साल के अंदर ही राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत पाने के बाद NTR 1983 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की जबरदस्त लहर थी, लेकिन आंध्र प्रदेश में NTR की पार्टी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिहाजा चुनाव के बाद लोकसभा में NTR की तेलुगु देशम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। जयललिता भी राजनीति के शिखर तक पहुंचने वाली स्टार हैं। कई फिल्मों में तो काम किया ही, जयललिता को MGR ही राजनीति में लेकर आए थे। सबसे पहले वो साल 1984 में राज्यसभा की सांसद चुनी गई। MGR के निधन के बाद जयललिता ही AIADMK की सुप्रीमो बनी और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी बनी। जयललिता की सफलता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो 6 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई हैं। जयललिता की दखल केवल तमिलनाडु में ही नहीं थी, बल्कि केंद्र की सरकारों में भी उनका अच्छा खासा रसूख हुआ करता था और यही कारण है कि राजनीति में उन्हें अम्मा की संज्ञा दी गई। हाल ही में साउथ के कई अन्य स्टार्स भी हैं जो राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं। सुपरस्टार चिरंजीवी ने 2007 से 2017 तक कोई फिल्म नहीं की। 2008 में चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई और 2009 में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के 18 विधायक जीते थे। इसमें चिरंजीवी भी थे। हालांकि फिर उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। मनमोहन सिंह सरकार में पर्यटन मंत्री रहे और इनके अलावा कमल हसन, पवन कल्याण, विजयकांत और रामप्रिया भी राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। इनमें से कुछ विधायक और सांसद भी रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमिलनाडु की राजनीति में अहम घटनाक्रम हो रहे हैं। सुपरस्टार विजय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वो अपनी राजनीतिक शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लेकिन 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन किसी अन्य पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। ये उनका स्टैंड क्लियर है। अब इस घोषणा के बाद सभी प्रमुख दल ये हिसाब भी लगा रहे हैं कि विजय की तमिलागा वेट्री कलागम यानी TVK पार्टी तमिल राजनीति को किस हद तक प्रभावित करेगी। क्या विजय की एंट्री से दक्षिण भारत की राजनीति का गणित बदल जाएगा और बीजेपी के लिए ये कितने बड़े सूत्रधार बन सकते हैं? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा साउथ के सुपरस्टार भाजपा के सूत्रधार में।
तो तमिलनाडु की राजनीति में सितारों की एंट्री कोई नई बात नहीं है। एमजीआर, जयललिता और के करुणानिधि ने करीब 50 वर्षों तक राज्य की बागडोर संभाली है। अभी भी करुणानिधि की पार्टी डीएमके राज्य की बागडोर संभाल रही है। उनके बेटे एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। स्टालिन के बेटे उदयनिधि को उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। तमिलनाडु की राजनीति में दो दलों द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एआईएडीएमके का वर्चस्व है, जिनके गठबंधन का वोट शेयर पर 70 से 80% कब्जा है। हालांकि शेष 20 से 30% वोट हासिल करने की संभावना है, जिसके लिए उन सभी चेहरों को साधने का प्रयास होगा जो आगामी चुनाव में विजय पताका फहराएंगे। इसमें सुपरस्टार जिन्होंने तमिलनाडु में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपना राजनीतिक दल लॉन्च करने का ऐलान किया था। साउथ स्टार चिरंजीवी, जिनकी अगस्त 2011 में पार्टी का विलय कांग्रेस में हुआ था और 2009 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 18 सीटें जीती थी, ये हम बात कर चुके हैं। अब इसी लिस्ट में उनके छोटे भाई और एक्टर पवन कल्याण भी हैं। एक्टर ने साल 2014 में अपनी पार्टी बनाई थी, जिसका नाम जन सेना पार्टी है। बॉलीवुड और साउथ एक्टर कमल हासन भी राजनीति में अपना दम दिखा चुके हैं। साल 2018 में अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया था, जिसका नाम मक्कल निधि मय्यम है। और ऐसे में साउथ के ये धुरंधर आगामी चुनाव में किसे बनाएंगे सिकंदर, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। साउथ के सुपरस्टार, भाजपा के सूत्रधार, या ये कह लीजिए कि कितने बड़े सूत्रधार के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए होंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि वो जो एक नारा है ना 400 पार, तो ये भी एक बात है कि 400 पार में सुपरस्टार्स जो हैं वो कितने महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए होंगे। और साउथ की राजनीति में क्या एक भगवा की जो एक बात हो रही है, या लगातार जिन दौरों की बात होती है, या जिस फोकस की बीजेपी बात करती है, क्या आप वहां पर कमल खिला पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी, बहुत बड़े सवाल के रूप में भी है। और निश्चित तौर पर ये जो सुपरस्टार्स हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पूरे इतिहास को, पूरी रिपोर्ट को ध्यान से यदि सुना और देखा जाए तो ये बात सच है कि आज भी आप देख लीजिए, ये जो सुपरस्टार्स हैं इनका अपना वर्चस्व रहा है। और राजनीति के साथ साथ मुझे लगता है अभिनेता होने के साथ साथ, अभिनेत्री होने के साथ साथ इन्होंने राजनीति में भी एक बड़ा मुकाम बनाया है। तो यह छोटी सी बात नहीं है। लोग पूछते हैं, ये हम सब जानते हैं कि साउथ की राजनीति और साउथ का कहते हैं ना कि जो एक जो वहां का फिल्मी बैकग्राउंड है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। निश्चित ही वहां के सुपरस्टार्स की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत अलग होती है। इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेलंगाना से मुर्तजा मौसवी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खेमचंद जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अभी खेमचंद जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मुर्तजा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मुर्तजा जी, बड़ी कोशिश है। और ये भी है कि 400 पार का नारा तो है ही, लेकिन ये भी है कि 400 पार और साउथ के सुपरस्टार कितने तैयार भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ये तो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो एक टैगलाइन है और लगातार दौरे, रैलियां, बात 24 पे फोकस, क्या लगता है कि जो एक स्ट्रैटेजी है, जो एक प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणी राज्यों में अपनी पैठ बनाने की, वो कितनी सफल होती दिखती है? और रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में बहुत 6 महीने नीचे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी यही कहते थे कि आने वाली सरकार बीजेपी की है। यहाँ पे हम कांग्रेस की सरकार बना चुके हैं। आंध्रा में कोई ज्यादा इनका वो नहीं है। आप अगर और साउथ में चले जाएं, तमिलनाडु में या केरला में, तो आप यकीन जानिए एक आध सीट भी ये निकालना मुश्किल है। बजाय इसके ये सोच रहे हैं कि वहां से बहुत सारी सीट लेके आएंगे। ये मुझे नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, कई सुपरस्टार्स का जिक्र आज इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने
कहते हैं ना कि अभिनय के साथ साथ राजनीति में बहुत मुकाम बनाया, और ये बात सच है कि जिसकी जितनी फैन फॉलोइंग है, लोकप्रियता है, हमने कई लोगों को देखा, हम बॉलीवुड में भी देखते हैं, लेकिन मेरा फोकस साउथ पर इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो अभिनेता रहे हैं और जो राजनीति में रहे हैं, वाकई में उन्होंने तो मतलब अपनी एक पहचान ही अलग बनाई, और लोग वाकई उनको पूछते हैं। तो उनको फोकस करना या उनको टारगेट करना या उनको अपने साथ लेकर चलना, यदि भाजपा की ये कोशिश होती है तो कितनी सफल है? मैं एक चीज आपको बता दूं कि एमजीआर का या एनटी रामाराव का ये कद के आज कोई नेता बचे नहीं है साउथ में, जो मतलब फिल्म स्टार्स, फिल्म बैकग्राउंड से एंट्री लिए हैं। कुछ चिरंजीवी जी का देख लीजिएगा, जब वो प्रजा राजम लेके आए थे तो 16-18 सीट पे सिमट गए थे। जब जो है यूनाइटेड एपी हुआ करता था, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में 294 सीट से उसमें 16-18 सीट कोई मायने नहीं रखती थी, और उन्होंने बहुत सोचा और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आप देखिए साउथ में कांग्रेस का है या फिर कोई रीजनल पार्टी का ही है, आप नहीं समझ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बीजेपी ने कभी यहाँ पे कोई वर्क किया नहीं है, और हमेशा आप देखेंगे ये एक टूरिज्म की तौर पे आते हैं इलेक्शन के दौरान, कुछ वादे करते हैं, कुछ बड़े चेहरों को अपने स्टेज पे सजाते हैं। उसके अलावा प्रणाम अगर आप देखेंगे तो साउथ की जनता कभी इनके साथ गई नहीं है, इनको कोई वो हिसाब से वोट मिला नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आएंगे। विवेक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? विवेक जी, 400 पार साउथ की दरकार, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साउथ की, और पहले भी हमने बहुत इलेक्शंस जो देखे हैं वहाँ बहुत रैलियाँ देखी हैं, तमाम चीज़ें देखी हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने कहा कि बहुत ज़्यादा जनाधार उनका है नहीं और शायद कभी हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो वहाँ के मुख्य रूप से दल हैं या फिर कांग्रेस है, तो वहाँ की राजनीति को शायद भुनाने के लिए अब हो सकता है सुपरस्टार्स का सहारा लिया जाए, क्योंकि वहाँ जो अभिनेता हैं उनका अपना एक अलग ग्राफ है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखें, ये कितना सफल लगता है? राखी जी, बहुत अच्छा विषय आज आपने उठाया, और मंच के उपस्थित सभी पैनलिस्टों को मैं ससम्मान प्रणाम समर्पित करता हूं। देखिए, दक्षिण भारत की एक अपनी भौगोलिक स्थिति है, एक अपनी परिपक्वता है, एक अपनी मानसिक स्थिति है। दक्षिण भारत का जो वोटर है, सबसे पहली बात तो उसमें जागरूकता अगर संख्यात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के या नॉर्थ इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो वो काफी ज्यादा है। उससे भी बड़ी बात, ये गए थे दक्षिण भारत, हनुमान जी की जातियां ढूंढने लगे, गलती कर बैठे। हनुमान जी ने गदा उल्टी चला दी और ऐसा पूंछ से सफाया किया कि साफ हो गए। तो मुझे लगता है कि ये हर जगह पे धार्मिक उन्माद नहीं कर सकते। अयोध्या उत्तर प्रदेश के लिए एक विवादास्पद विषय रहा होगा, लेकिन दक्षिण भारत में जो धर्म की बात करिए, सनातन की बात करिए, या दक्षिण भारत के जो कलाकारों की बात आई, तो दक्षिण भारत की जो पिक्चरें या जो मूवी रिलीज होती है, आप उसमें देखिए धर्म को तवज्जो दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा जमुनी तहजीब इतनी अच्छी है कि वहां पे मुस्लिम एक्टर हो तो भी वो अच्छे हिंदू किरदार के रूप में बाकायदा सांस्कृतिक उपनयनों के आधार पर इतना अच्छा से अपने किरदार को निभाने का प्रयास करता है कि आपको वाकई प्रभावित होते हुए बिना हम रह नहीं पाते। और इसकी प्रेरणा बॉलीवुड भी ले रहा है, चूंकि भाजपा का सबसे बड़ा आधारभूत सेलिब्रिटी बैंक जो है बॉलीवुड है। अब देखिए ना, एकता कपूर की एक से एक वेब सीरीज आ रही है, चरम सुख से लेके न जाने कैसी पलंग तोड़ जैसी, लेकिन उनको भी देखिए पद्मश्री दे दी जाती है। तो भाजपा की जो चयन प्रक्रिया है सेलिब्रिटीज को लेके, वो बड़ी सिलेक्टिव माइंडेड है। आए दिन हरिओम पांडे भाजपा के सांसद थे, उन्होंने कहा तो था कि भाजपा में टिकट लेने के लिए पैसे और लड़कियां, मतलब वो मैं कहना नहीं चाहता। दक्षिण भारत की गायत्री रघुराजन, आपको याद होगा वो अभिनेत्री, उन्होंने क्या कहा था, महिलाएं भाजपा में सुरक्षित नहीं। इंगित काफी कुछ करता है। मैं बहुत सारी बातें रख सकता हूं, लेकिन मैं रखूंगा नहीं क्योंकि ये पटल आज उस विषय के लिए है नहीं। लेकिन चूंकि दक्षिण भारत का वोटर जागरूक है, दक्षिण भारत का वोटर इस धार्मिक ध्रुवीकरण में नहीं पड़ता। उसे नहीं मतलब है कि राम राज्य कह देने से आ जाएगा, उसे राम राज्य की प्रतीकात्मक स्वरूप को देखना है जो दृश्यों में, फिल्मों के दिखाया जाता है। और कहीं ना कहीं अपने सेलिब्रिटीज या अपने कलाकारों के प्रति वहां की जनता का एक समर्पण है, चूंकि वहां के कलाकारों ने भी कभी ऐसी द्वंद्व वाली दोहरी नीति को अपनाने का प्रयास नहीं किया राजनीतिक मंतव्यों को साधने के लिए अपने फॉलोअर्स के माध्यम से। लेकिन अगर बॉलीवुड की बात करें तो ऐसे कई रंग बदलू गिरगिट आपको मिल जाएंगे जो समय समय पे गुणगान बदल देते हैं, शब्द बदल देते हैं, वक्तव्य बदल देते हैं, मंतव्य बदल देते हैं,
गंतव्य बदल देते हैं। तो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत इसीलिए आज तक बॉलीवुड के न अभिनेताओं को स्वीकार करता है, न इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को स्वीकार करता है, न इनकी राजनीतिक इच्छाओं को स्वीकार करता है। भाजपा के लिए दक्षिण भारत वास्तव में बहुत कठिन, मुझे लगता है, स्वर्ग मार्ग की सीढ़ी, क्योंकि सेतु वहीं से बना था और उस सेतु को तो भाजपा ने नकार दिया था संसद में, आपको याद ही होगा। भाजपा के गृह मंत्री ने कहा था कि कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है हनुमान सेतु, राम सेतु के। तो मुझे लगता है कि जब राम सेतु, राम की राजनीति करने वाले ने जब राम को नकार दिया और गलत तथ्यों के साथ केवल और केवल राजनीति करके ये सत्ता हासिल करने का प्रयास करेंगे, तो पढ़े लिखे लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे। भाई इस मंच में जितने लोग, आपको भी मैं कहूं, आपकी भी एक ही डिग्री होगी, एक ही जन्मतिथि होगी, लेकिन यहाँ तो नेतृत्व की डिग्रियां भी संदिग्ध और जन्मतिथि भी दो है। इलेक्शन कमीशन में उम्र लिखी गई है। ये पहला, मुझे लगता है कि कोई प्रत्याशी ऐसा, और इलेक्शन कमीशन को भी मैं कहूंगा कि भाई कल को हम भी दो जन्मतिथि लेके आए, हमारी भी उम्र लिखिएगा, वरना ये मामला कोर्ट तक जाएगा, फिर इलेक्शन कमिश्नर भी वहां पे तलब हो जाएंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जागरूकता की बात है। दक्षिण में इस तरह के धार्मिक उन्माद प्रयास जो कर रही है भाजपा लाने का, उस पर वो सफल नहीं हो पाएगी। बाकी और सम्मानित प्रवक्ता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मनीष जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? पहुंच रही है। मनीष जी, क्या लगता है साउथ के जो सुपरस्टार्स हैं भाजपा के लिए एक सूत्रधार के रूप में हो सकते हैं, या भाजपा की यदि कोशिश होती है वहां के सुपरस्टार्स को लेकर चलने की, तो क्या ये उनके लिए सफलतम होगा? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 400 पार का जो नारा है या जो पूरी एक प्लानिंग है, उसमें साउथ की कितनी दरकार है? राखी जी, मैं अभी हाल ही में पांडे साहब को सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब पार्टी के प्रवक्ता को, बेचारों को मन मार के बोलना पड़ता है। कई बार उनकी आइडियोलॉजी कुछ होती है, क्योंकि पार्टी ने गठबंधन किसी और से कर लिया, मन मार के वैसा करना पड़ेगा, मानव जनता दल यूनाइटेड हो गया, है ना। तो अब कल तक समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार के चरण चुंबन करने वाली थी, अब आज उन्हें बुराई करनी पड़ रही है। अब इतनी नीतीश कुमार का तो नाम ही नहीं आया अभी तक। अरे भाई रुक जाओ ना यार, इनकी इतनी स्थिति खराब हो गई है कि अब ये कहने लगे हैं कि दक्षिण के मतदाता ज्यादा जागरूक है और उत्तर के मतदाता जागरूक ही नहीं है। मतलब ये समझा जाए, इतने जागरूक है कि वहां के डीके सुरेश जो विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री के भाई हैं, वो कहते हैं कि अलग देश की मांग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये जिस तरीके से हिंदुत्व की बात करने के, भाजपा हिंदुत्व में खेल रही है, तो आप समझ लीजिए, आप इस बात को पकड़ ही नहीं पा रहे कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व कार्ड खेल ही नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी विकास का कार्ड खेलना चाह रही है। अगर वो धर्म को ला रही है, तो धर्म के सहारे कैसे टूरिज्म बढ़े, धर्म के सहारे कैसे विकास हो, धर्म के सहारे कैसे उन्नति हो, इस पर बात हो रही है। अब समझ लीजिए स्थिति क्या है। ये बात सही है, तो साथ में अवेयरनेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उत्तर में कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी अवेयरनेस नहीं है। मैं ये देखता हूं, जितनी व्यक्ति पूजा उत्तर में है, उसके मुकाबले हमें इसका कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ नेताओं की पूजा है, वो अभिनेताओं की पूजा होती है। यहाँ नेताओं का सम्मान ज्यादा, उधर अभिनेताओं का सम्मान ज्यादा है। एनटीआर से लेके अन्नादुरई तक, ठीक है ना, सबको वहां सम्मान मिला है। अगर आज भी देखें तो रजनीकांत का जो लेवल है वहां पे, वो किसी भी नेता से ऊपर चलता है। तो हमें इस सच को स्वीकारना है कि वहां की जनता कैसा फेथ रखती है, ठीक है ना। और अगर भाजपा अपना जनाधार बढ़ा पाएगी या बना पाएगी वहां पर? ये भाजपा की तरफ से मेरे निजी तौर पर जो अनुमान है, साउथ से वो हम विवेक जी आऊंगे आपको एक समझा दूं, धर्म की बात है, जितने धर्म को लेके उत्तर में है, उससे ज्यादा दक्षिण फर्क ये है कि उत्तर में दक्षिण में ईसाई रहा, उत्तर में इस्लामिक फैला बड़ा और दक्षिण में बड़ा, जिसका रिजल्ट ये निकला, वहाँ ईसाइयत मंदिरों तक में चले गए और वो हिंदू धर्म भी फॉलो करते हैं और क्रिश्चियनिटी भी प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए
हम ये ना माने कि धर्म की वजह से भाजपा जा रही है। भाजपा 100% प्रयास कर रही है, पूरी ताकत से प्रयास कर रही है। ठीक है, और चलिए विकास के देखिए, नाम बात ये नहीं के थी कि वो उत्तर धर्म को लेकर जा रही है। बात ये थी कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी जो है, यदि अब की बार 400 पार की बात हो रही है, तो साउथ से कितनी दरकार है? क्या इस बार कमल खिल सकता है, या वहां से कोई ऐसी गुंजाइश है कि वहां से बहुत ज्यादा सीटों को भाजपा गेन कर पाए? बात इस चीज की हो रही थी। बाकी ये मुद्दा तो था ही नहीं कि धर्म को लेकर जाएगी। देखिए, कुछ नहीं होना, वहां की तो सियासत राजनीति बहुत अलग है। लेकिन सुपरस्टार्स का जिक्र हमने इसलिए किया कि आज मोदी जी हैं, या अमित शाह हैं, रजनीकांत है, कमल हसन है, और भी चेहरे हैं बड़े। यदि उनको खड़ा कर लेते हैं तो क्या पॉजिटिव होगा, क्या प्लस जाएगा? बात ये हो रही थी। ठीक है, काउंटर देना चाहूंगा। हाँ, एक मिनट जल्दी से बोलिएगा विवेक जी। और मुझे ऐसा लगता है निश्चित रूप से बड़े लोगों के आने से पार्टी पे फर्क आता है। मानो राहुल गांधी के होने से कांग्रेस को एक संबल मिलता है। अगर राहुल गांधी ना हो, कांग्रेस और कमजोर होगी। इसी तरीके से अगर साउथ में बड़े अभिनेता, चाहे वो चिरंजीवी हो, रजनीकांत हो या धनुष हो, इन सबके होने से एक माइंडसेट में चेंज आता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक अपनी क्लियर आइडियोलॉजी लेके चलती है, तो जनता को दोनों बातें देखनी है कि क्या हमारे नेता अभिनेता इनके साथ हैं, क्या हमारी आइडियोलॉजी इनकी आइडियोलॉजी मैच करती है। और अगर ऐसा होगा, भाजपा को 100% गेन मिलेगा। ठीक है, चलिए। हाँ विवेक जी, हाँ ठीक है, जल्दी से बोलिए। नहीं, बहुत अच्छी बात अभी इन्होंने की। कटाक्ष के साथ आलोचना करने का प्रयास जो था बढ़िया था, लेकिन मैं अब आपको कह दूं, याद करिए सीतारमण ने क्या कहा था। निर्मला सीतारमण ने यूपी टाइप, वो यूपी टाइप किनके लिए था? नॉर्थ इंडियंस के लिए था। और दक्षिण तमिल काशी समागम 2 बार भाजपा कर चुकी है काशी में। तो मुझे लगता है अगर धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करना है तो इसकी आवश्यकता ही क्या थी? अगर इतना ज्यादा विकास कार्यों को लेकर के भाजपा जाना चाहती है लोगों के बीच, तो मुझे लगता है कि कुछ कहने के पहले तर्कों के आधार पर उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे 10 सेकंड पूरे। सुनिए, मैं इसमें एक और बात जोड़ दूं। राखी जी, अरे डिबेट हो रही है, व्यक्तिगत नहीं है सर। मैंने 10 सेकंड मुझे राखी जी ने दिया, मैंने अपनी बात रख दी। हम ये देखें, अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो साउथ का ट्रैफिक नॉर्थ के ट्रैफिक के मुकाबले। ठीक है, चलिए मनीष जी, 1 मिनट में वापस आएंगे। हम राजनीति पर हैं, हम ट्रैफिक पे थोड़ी देर बाद आएंगे प्लीज। साउथ की राजनीति पे बात हो रही है, बहुत सारे मेहमान हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। खेमचंद जी, बड़ी नोकझोंक सी शुरू हो गई है, लेकिन मुझे तो अब आप ही स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कितनी दरकार साउथ से है। क्या लगता है कि उस जनाधार को बना पाएंगे? क्योंकि वहां पर ना बहुत अलग तरह की राजनीति है। हम देखते सुनते समझते आए हैं, इतना आसान नहीं है। जय श्री राम, नमस्कार। राखी जी, साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करने वाली है, और कहते हैं कि साउथ में हमारे लिए कुछ नहीं, तो कर्नाटक में हमारी मल्टीपल टाइम सरकार बनी है, तेलंगाना में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, 4 सीट हमने पिछली बार जीती थी, तमिलनाडु में भी हमने सीट जीती थी, और हमारी कोalition की गवर्नमेंट तमिलनाडु के बगल में पौंडीचेरी है, वहां पे है। तो भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है। और ये लोग कह रहे हैं कि हमें डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु में हम कुछ नहीं कर सकते, हम तेलंगाना में कुछ नहीं कर सकते, केरल में नहीं कुछ कर सकते। मैं आपको बता दूं, यही स्टेट है जहां हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसी की वजह से हम 400 पार करेंगे। ये तो बड़ा, मुझे लगता है बड़ा लक्ष्य है कि वहां पर इस बार भुनाने के बाद सारी चीजों को गेन करने की जो कोशिश है, वहां से यदि 400 पार है तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा एक बात हो गई बीजेपी की तरफ से जो आई है। उचित जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से 400 पार का नारा है, साउथ की कितनी दरकार है? यदि साउथ की राजनीति को समझा जाए, अभिनेता जो वहां के एक बड़े राजनेता बन के भी उभरे हैं, शुरू से अब तक उठाकर देखा जाए, और वर्तमान में भी जो लोग हैं जो अपनी अपनी पार्टीज को लेकर हैं, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उतनी सफल हो पाएगी यदि उन चेहरों को अपने साथ रखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक बहुत स्मार्ट पार्टी, पहले तो मैं कहूंगा कि पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट है उन लोग। वो जिस तरीके से साउथ में अपनी जमीन खोज रही है, शुरू से उनको मालूम है कि हमारे पॉलिटिकल स्टार यहाँ चलने नहीं है, यहाँ पे तो फिल्मी स्टार ही चल रहे हैं। तो साउथ पूरा अलग है, नॉर्थ पूरा अलग है। जो चीजें, जो बातें, जो मुद्दे, जो अयोध्या, जो राम राज्य, जो पाकिस्तान, जो गाय गोबर गौमूत्र, जो नॉर्थ में चल जाता है वो साउथ में नहीं चलता। हकीकत ये है। तो भाजपा उसको बनाने की कोशिश में कि अब यहाँ के लिए विषय क्या है, उनके पास यहाँ पे विषय क्या है, तो वो फिल्मी स्टार्स है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी चीजें, पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो साउथ को, हकीकत अगर बहुत कम शब्दों में कहूँ तो राखी है, ये जगह पे वो फेल, इस विषय में वो फेल है। साउथ का पॉलिटिकल विषय में वो फेल है,
उसकी गंभीर तैयारी कर रहे हैं। वो पास कैसे हो, क्योंकि उनकी 100 सीट मान लीजिए ऊपर से अगर नुकसान है तो नीचे से कैसे मैकअप कर सकते हैं। ये हारी हुई सीट है, ये उनका क्षेत्र नहीं है, ये हमेशा से वहां पे संविदा में रहे। कैसे साउथ में संविलियन हो, ये उसकी चाहत रखते हैं और ये हो नहीं पाते क्योंकि उनकी सोच और समझ अलग है। आपके मुद्दे वहां काम नहीं करते, आपके नेता वहां काम नहीं करते, आपके सोशल मीडिया वहां काम नहीं करती। वहां पे आप देखिए प्रति व्यक्ति आय अलग है, सोच अलग है, प्रति व्यक्ति एजुकेशन अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। आपकी धार्मिक भावनाओं पे भड़कते नहीं है, उनको अपनी क्षेत्रीय भावनाएं हैं, तो उनकी सोच और समझ पूरी अलग है। तो वो भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी जमीन हकीकत में तलाश रही। साउथ की जो 5 स्टेट की 120 सीट, मैं थोड़ा सा राखी दायरा बढ़ा रहा हूँ और आप देखिए कि लगभग कुछ सीटें जो है ईस्ट की हम मान लें तो 237 सीटें, 117 सीट करीबन ईस्ट की, 237 सीट ऐसी है जहां भाजपा नगण्य है। ये आप समझ लीजिए, वहां पे इनको उस विषय में इनको सप्लीमेंट्री आई हुई है। तो ये तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, आने की कोशिश है। लेकिन साउथ की जो भी उनकी प्लानिंग है, देखिए अयोध्या में किस ढंग से साउथ के जितने भी फिल्म स्टार्स हैं उनको बुलाया गया था। मोदी जी साउथ के हीरो के बच्चों की शादी में पहुंचे थे। लक्षद्वीप भी क्या है, आप लक्षद्वीप को प्रमोट करने के पीछे भी आपकी स्ट्रेटेजी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम राजनीतिक लोग हैं, हमको समझता है कि आपका एक्शन, कोई भी एक्शन है वो क्यों कर रहे हैं, क्यों जमीन तलाश रहे हैं, हमको भी समझता है। खैर उनके एक राजनीतिक पार्टी है, उनको अपने प्रयास, उनका अधिकार है, उनकी चीज है। लेकिन जो मुद्दे वो समझ चुके हैं कि जो मुद्दे नॉर्थ में काम करेंगे वो साउथ में नहीं, साउथ में अलग से स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते उन्हें ये प्रयास कर रहे होंगे और कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। एज कम्पेरेटिवली भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत अच्छे मजबूत स्थिति में वो आएगी। अभी तक उनकी दाल गल नहीं रही, हकीकत ये है कि भाजपा की वहां दाल गल नहीं रही है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अन्य किस मुद्दे पे आके हम अपने वोट शेयर बढ़ाएं, चीजें करें। बहुत टोटल मिला के 37 सीट में 37% में 303 सीट आई। अब उनको 400 का नारा, जो एक हाइपोथेटिकल फिगर, टू बी वेरी फ्रैंक राखी, अभी वो हाइपोथेटिकल फिगर है क्योंकि अभी आपको महाराष्ट्र से चोट लग सकती है, वही जान रहे हैं। आपको बिहार से चोट लग सकती है। आप बिहार में अगर आप सोच रहे हैं कि नीतीश को मिलाने से अगर वो चोट नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। आप झारखंड में जो चीज कर रहे हैं उससे आपको भी चोट लग सकती है। तो ये आप देखिए कि बहुत कुछ होने के बाद आप पूरी हमेशा से क्या होता है, यू कैन हमेशा से आप वो रिजल्ट रिपीट नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी सीट उनको। आप देखिए कि वहां मध्य प्रदेश में से 29-28, 25 की 25 राजस्थान उनको, 11 में से आप तीनों राज्य में केवल 3 सीट है दूसरों को, बाकी की पूरी सीट इनके पास है। लेकिन वो रिपीट कर पाएंगे क्या, सवाल ये उठता है। आप देखिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के 5 साल गुजारे, तो जाहिर सी बात है कि वो 5 साल कम। आप वो जो है सचिन पायलट और गहलोत जी जो 5 साल गुजारे हैं, उन्होंने भी कुछ काम तो किया है। तो आप 25 से 25 सीट की उम्मीद मत कीजिए। आप कमलनाथ जी ने और दिग्विजय ने काम किया है, तो आप 28 के 28 सीट उम्मीद मत कीजिए मध्य प्रदेश से भी। और भूपेश बघेल की 11 में से जो 2 सीट आप रखे हैं, इसमें भी शेयर बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात कहूं तो ये नॉर्थ के नुकसान को साउथ से मैकअप करने की एक कोशिश है और करनी भी चाहिए। राजनीतिक दल है। उचित जी, एक सवाल ये भी है कि चलिए मान लीजिए वहां पर सुपरस्टार्स को कैसे भी करके वो सोच रहे होंगे कि यदि साथ होते हैं, लेकिन वहां के जो सुपरस्टार्स हैं उनकी भी अपनी एक शैली है, उनका तो काम करने का तरीका अलग है। देखिए जो वहां के सुपरस्टार हैं उन्हें लोग पूछते ही हैं, निश्चित तौर पर उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है, क्या वो बीजेपी को एक्सेप्ट करेंगे या उनके साथ खड़े होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। साउथ को तो अभी तक हम समझ में पूरे, मैं एक बात बता रहा हूँ कि 34 लोग आत्महत्या किए थे राखी, जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी। मैं एक फिगर बता रहा हूँ, हो सकता है आगे पीछे हो। और लगभग 89 लोग ने सुसाइड किया जब सीएसआर की डेथ हुई। तो सीएसआर जो साउथ के, जो आप आंध्रा के जो सॉरी वाईएसआर रेड्डी ने की डेथ हुई थी, तो लगभग 89 और उसके ऊपर बाद में जो आंकड़ा गया 100 के ऊपर, वो सुसाइड कर लिए थे। तो आप सोचिए कि ये किस तरीके से अपने नेता को मानते हैं, किस तरीके से, हालांकि वो कोई नेता वाली उनकी छवि नहीं थी, वो कुछ फिल्मी वाली, लेकिन ये वो कितने भावनाओं के साथ अपने नेताओं को पूछते हैं। मैं उसको बात बताने का प्रयास कर रहा था कि इस हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की डेथ पे इतनी सुसाइड नहीं हुई होगी, आत्महत्या नहीं होगी, उतनी वाईएसआर रेड्डी के कारण होगी।
तो ये चीज की कितना मानते हैं, कितने भावुक है, कितने अपने क्षेत्र को लेके, अपने नेता को लेके कितने संजीदा है वो, तो वहां पे इस तरीके के अन्य मुद्दे काम कर लेना थोड़ा तकलीफ का सबब है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए उनकी स्ट्रेटेजी वहां अलग है। बिल्कुल खेमचंद जी, उसकी ठीक है उचित जी, उनकी- वापस आऊंगी। ठीक जी। है खेमचंद जी, देखिए बहुत स्पष्ट लाइन है और मुझे लगता है इसको हम ऐसे ना लें। ये बात सच है कि वहाँ की राजनीति देख लीजिए, वहाँ का आप सिनेमा देख लीजिए, सब कुछ बहुत अलग है, पृष्ठभूमि ही बिल्कुल अलग है। लेकिन ये बात सच है, यदि वहाँ को हम वहाँ से चीज़ों को निकालना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो और इलेक्शंस हमें बीच में मिले थे लेकिन हम नहीं कर पाए। तो ये मंथन का विषय है कि अब क्या, तो क्या ऐसे में क्या एक सुपरस्टार्स जो हैं वही सहारा है? अभी इस पूरी चर्चा में एक बात निकल कर आई थी कि विकास के लिए बढ़ते हैं, विकास के मुद्दों को रखेंगे। कैसा विकास? जब हम अपनी जगह बना पाएंगे, वहां पर हम अपना एक कदम रख पाएंगे, तब तो हम विकास कर पाएंगे ना। राखी जी, आप शायद बहुत हल्के में ले रही हैं पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, मैं कर्नाटक में हल्के में हमारी नहीं ले रही हूँ खेमचंद जी, मैं साउथ की राजनीति में रखकर बीजेपी को देख रही हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। मैं आपको साउथ की राजनीति के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि आप आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 4 करोड़ घर बनाए गरीबों के लिए, क्या वो सबके सब नॉर्थ और वेस्ट में चले गए? नहीं, साउथ में भी गए। अच्छा, साउथ फ्री में बनाए वैक्सीनेशन वो तो साउथ में भी actually लगी है, फ्री राशन साउथ में भी जा रहा है, टॉयलेट जो बनाए वो साउथ के घरों में भी बने हैं, सभी घरों में बिजली गई है, साउथ में भी गई है, नल से पानी साउथ में भी गया है, बहनों को एम्पावर वहां भी किया है। 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 9 करोड़ जो महिलाओं को एम्पावर किया गया है, 1 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बनी है, 2 करोड़ का और लक्ष्य रखा है, वो साउथ में भी हुआ है। तो एक ये नया वर्ग है, नई जाति है, डेवलपमेंट की जाति, वो साउथ में डेवलप हुई है। और मैं आपको बता दूं, जो 20 सीट केरल में है, 25 सीट आंध्रा में है और 39 सीट तमिलनाडु में है। ये तीनों के तीनों, क्योंकि लास्ट टाइम तमिलनाडु के अलावा केरल में हम नहीं जीत पाए थे और आंध्रा में नहीं जीत पाए थे, तो आंध्रा और केरल हमारे रेडार पे है और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और हम वहाँ पे काफी सीट जीतेंगे। 39 थी तमिलनाडु में, जहाँ पे हमने 2 सीट जीती थी, वहाँ पे भी हम बहुत अच्छी सीट जीतने वाले हैं। और कर्नाटक कम से कम 28 में से 25 सीट हम जीतने वाले हैं, 25 से 26 सीट वहाँ पे जीतने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कम से कम 70 से 75 सीट वहाँ पे टारगेट कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जब टारगेट करती है तो हमारा एक पूरी ग्राउंड स्टडी होती है, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और हम जनता के बीच में जाते हैं। और आज जब जनता में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्सेस अल्टरनेटिव जब है, तो कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। मोदी जी के साथ देश खड़ा है, साउथ मोदी जी के साथ खड़ा है। आज मोदी जी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट के हिसाब से नहीं देखते, भारत के हिसाब से देखते हैं। हर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेके जा रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारी हेरिटेज कहीं भी हो, चाहे वो साउथ में हो, साउथ के तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में हो, तेलंगाना में हो, केरला में हो, कहीं भी हो, वो उसको प्रमोट करते हैं। तो मोदी जी समग्र भारत का विकास कर रहे हैं। और आप देखेंगे 2024 में जो हमारी सरकार बनेगी तो उसमें वो समग्रता, उसमें वो इंक्लूसिवनेस, उसमें रिप्रेजेंटेशन हर क्षेत्र की होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और ऐसा मेरे को पूरा विश्वास हुई है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आप ही से, मुझे बताइए, साउथ के सुपरस्टार एक तरफ, मैं तो कॉमनली बात कर रही हूँ, देखिए सबने अपनी अपनी पार्टीज बनाई, किसी का किसी में विलय हो गया। वर्तमान स्थिति को देखें तो सबकी जो राजनीति है बिल्कुल अलग तरीके से चलती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं और उनके मुद्दे भी बहुत अलग तरीके से होते हैं, वो ऐसी किसी चीज़ों में उलझते ही नहीं हैं। मान लीजिए वो एक तरफ, पीएम मोदी एक तरफ या अमित शाह एक तरफ, मैं बीजेपी एक तरफ कह दूं, तब भी क्या ऐसा ही होगा? और कांग्रेस जो गठबंधन के साथ है, जो जिन चीजों के साथ है, एक अभी बुरी स्थिति में तो मैं नहीं कह सकती, तो ये एक तरफ, तो फिर कैसे होगा? क्या तब भी आप जीत पाएंगे? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, जहाँ पे अच्छाई है, जहाँ पे विकास है, जहाँ पे सनातन के लिए वैल्यूज हैं, जहाँ पे देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहाँ डेवलपमेंट किया जा रहा है, जहाँ सेवा की जा रही है, उसको छोड़ के सारे सुपरस्टार दूसरी तरफ हो जाएं, कैसे पॉसिबल है? लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यही तो बात निकल रही है इस पूरी चर्चा में कि वहां पे ये सारे मुद्दे प्रभावी नहीं होते हैं। आप यदि सोच रहे हैं कि सिर्फ सनातन का मुद्दा साउथ में चलेगा तो नहीं चल पाएगा, बात ये है। तो नहीं चल पाएगा। अब तमिलनाडु में देखिए डीएमके का क्या हाल हो रहा है। जिस दिन से उन्होंने सनातन पे टिप्पणी की है, जिस दिन से उन्होंने सनातन को गंदा बोला है, उस दिन से उनको जवाब देना भारी पड़ गया है। हर दिन उनको बयान चेंज करने पड़ रहे हैं और उनको बताना पड़ रहा है कोर्ट में कि हम एंटी हिंदू नहीं है। पहले तो हिंदुओं को कुछ मानते ही नहीं थे, हिंदुओं को बीमारी मानते हैं, कैंसर मानते हैं, अब क्यों कहना पड़ रहा है कि हम एंटी हिंदू नहीं है? वो तो स्टालिन से भी बहुत ठीक है। अगर आप संस्कृति पे चोट करोगे, मैं आज ही मानता हूँ सबसे ज्यादा भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति अगर प्रिजर्व है तो वो साउथ में है।
इन लोगों ने उसको भ्रमित करने का, भटकाने का, लटकाने का काम किया। लेकिन आज भी जो सनातन संस्कृति जितने अच्छी तरीके से हमारे मंदिर, हमारी संस्कृति, हमारी वैल्यूज, हमारे चिन्ह, हमारी संस्कृति वहां पे प्रिजर्व है, उतनी नॉर्थ में भी नहीं, क्योंकि नॉर्थ में बहुत ज्यादा एजुकेटर्स आए और उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया। साउथ में उतना नहीं हो पाया था। तो हम सभी को अपने मनीष जी, एक मिनट, लाभ पहुंचा रहे हैं। विकसित भारत यात्रा हर गांव में जा रही है, हर शहर में जा रही है, साउथ के हर गांव में जा रही है, हर ब्लॉक में जा रही है, हर बूथ पे जा रही है। और हमें पूरा विश्वास है मोदी जी के साथ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट सब खड़ा है और 400 पार करेंगे, एक मजबूत सरकार बनाएंगे, देश को विकसित बनाएंगे। चलिए, ये तो खैर आने वाले समय में देखेंगे, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मनीष जी, 1 मिनट दीजिएगा। मुर्तजा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं, क्योंकि प्रॉपर आप तेलंगाना से हैं, लेकिन साउथ की राजनीति पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, बड़ा स्टेटमेंट ही अलग है। मैं तो कांग्रेस को कहाँ गिन लूं? अभी तक तो बहुत अच्छा सुन रहे थे हम। नहीं, आप मेरी बात सुनिएगा। ये तो मेरे मुंह मियां मिट्टू वाली बात है। ये क्या कह रहे हैं कि 28 सीट जो कर्नाटका में है उसमें से 25 सीट लेके आएंगे। मैं भैया को बता दूं, 5 सीट अगर ये कर्नाटक में ला लें तो मैं इनके यहाँ मिठाई भिजा दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि तमिलनाडु में खाता नहीं खुलेगा, आंध्रा में पहले भी नहीं खुला था, अभी भी नहीं खुलेगा। खुद जहां से मैं आता हूं तेलंगाना से, तेलंगाना में इनकी स्थिति ये है कि 1 या 2 सीट अगर ये ला लें तो बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं आपसे 5-7 सीटों पे ये सिमट जाएंगे। और एक चीज मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने दक्षिण को दिया क्या है बजट में, बताइए। पिछले कोई बजटों में कोई स्पेशल पैकेज साउथ इंडिया को दिया है तो बताइए। साउथ इंडिया जो डेवलप होता है या जो डेवलपमेंट आपको साउथ इंडिया में दिखाई देगा, ये 2000 राकेश जी फिर ये देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं कि साउथ इंडिया को मोदी जी ने क्या दिया है। अरे जो योजना है पूरे देश के लिए है, फिर आप समाज को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। आप सबकी बातें क्यों नहीं कर पाते? आप सबको साथ में लेके क्यों नहीं चल पाते? फिर समाज को तोड़ने की बातें करते हैं, फिर देश को तोड़ने की बातें करते हैं, फिर आप धर्म की बात करेंगे, फिर जाति की बात करेंगे, फिर क्षेत्र की बात करेंगे, फिर भाषा की बात करेंगे। यही तो छोटापन कांग्रेस को डुबो रहा है और इसी छोटेपन की वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, 1 या 2 सीट कांग्रेस जीत जाए तेलंगाना में, बहुत बड़ी बात है। मुर्तजा जी, जितना मैं समझी हूँ, वो कह रहे हैं कि जितनी बातें कही हैं वो सबके लिए हैं, साउथ इंडिया के लिए भी हैं। लखपति दीदी बनेगी वहां पर, मुझे बताइएगा सर, साउथ में लखपति दीदी बनेगी, बिजली पहुंचेगी। और 2 करोड़ और बनाएंगे, 2 करोड़ बहनों को फायदा पहुंच रहा है। क्या वहाँ पे अकाउंट नहीं खुले? क्या वहाँ पे डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है? हो रहा है। 50 करोड़ जब बातें करते हैं तो उसमें साउथ के लोग भी हैं, करोड़ों की संख्या में। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोगों ने कोई पैकेज आप लिख लो, राकेश जी के पास कह रहा हूँ 2014 में बातों से वापस होना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अलग अलग बने हैं। आप लोगों ने दिया क्या है बताइए? तेलंगाना को आपने क्या दिया, आंध्रा को आपने क्या दिया? हम लोगों ने क्या दिया है? अरे कैसी बातें करते हैं? वो कह रहे हैं जितनी योजनाएं हैं वो पूरे देश भर के लिए हैं। आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को अलग मत करिए। एक भी कैसे कर सकते हैं? एक होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बड़ा एक चर्चा इसी पे रखूंगी मैं। कॉरिडोर जो प्रपोज है वो तमिलनाडु सभी को आप इस तरीके से साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे डिवाइड करोगे तभी तो आप समुचित सोच के पार्टी माने जाते हो। समुचित सोच के देश को तोड़ने वाले माने जाते हो। अरे हमारे तमिलनाडु क्या ऐसी हालत बहुत खराब है। ठीक है, चलिए 1 मिनट, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुर्तजा जी ठीक है, ठीक है। खेमचंद जी, मुर्तजा जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। 2 मेहमान और हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात आ जाए प्लीज। देखिए राखी जी, मैं बड़े धैर्यपूर्वक सुनता रहा। मैं चाहूंगा मेरी बात मुझे याद है वो दिन जब उत्तर प्रदेश के रोजगार के होर्डिंग्स दक्षिण भारत के एयरपोर्ट के बाहर लगाई गई थी। और दक्षिण भारत में अगर रोजगार दी गई होती तो मुझे लगता है दक्षिण भारत की ही होर्डिंग्स वहां पे लगाई गई होती। कर्नाटक की बात कर लीजिए, चाहे तमिलनाडु की बात कर लीजिए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर मैं बताऊं, क्योंकि चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, लेकिन भाजपा की नीति कथनी करनी का एक विभेद बता देता हूं। भाजपा दक्षिण भारत पे ज्यादातर केंद्रित क्यों है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू और धार्मिक स्थलों की जो एक परंपरागत मान्यता है वो दक्षिण भारत की तरफ है।
और बहुत सारे ऐसे सिद्ध स्थल है, मंदिर है, पुरातन से जुड़ी धरोहर है, जहां से बहुत बड़ा रेवेन्यू कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को मिलता है। और भाजपा सरकार का बड़ा सीधा एजेंडा है इन सारे धार्मिक जितने केंद्र हैं सभी पे नियंत्रण हासिल करना। तो दक्षिण भारत भाजपा के लिए सबसे बड़ा कोई विकास का क्षेत्र नहीं है, एक रेवेन्यू बैंक है जिसपे भाजपा नियंत्रण नहीं कर पा रही है। और वो नहीं, एक मिनट आप अपनी बात रख लीजिएगा, आप नकारते रहिए, हम तो विपक्ष, हम तो आरोप लगाएंगे ही ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आपने यही किया। आज उत्तर प्रदेश में जो बजट इन्होंने दिया है, आप सोचिए उसका सबसे बड़ा लाभ किसको हुआ? अयोध्या, मथुरा, काशी को सबसे बड़ा पैकेज इन्होंने घोषित किया, 2-2, 2.5 करोड़ का, लेकिन उसका लाभ किसको हुआ? भाजपा के उन लोगों को हुआ, भाजपा के उन लोगों को हुआ जिन्होंने लाखों की जमीनें चंद सेकंड में करोड़ों की कर ली थी। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, पानी पीजिए विवेक जी, पानी पी लीजिए प्लीज। मैं मनीष जी की भी प्रतिक्रिया ले लूं। हाँ खेमचंद जी, ठीक है, नहीं आधा मिनट लूंगा प्लीज। इन्होंने टिप्पणी अयोध्या पे, मथुरा पे और काशी पे, इनकी हीनता को दिखाता है, इनके फिर हिंदू विरोध को दिखाता है। इन्होंने हिंदू विरोध आ गया। मथुरा, अयोध्या और काशी बहुत क्यों डेवलपमेंट हुआ? कितनी तुच्छ सोच है इनकी। फिर से नहीं, तो आप ये भी बताइए ना, आपके लोगों ने साउथ की कर रहे हैं, साउथ के जो सुपरस्टार्स हैं, क्या वो एक सहारा बन गया? वहां की बात कर रहे हैं, तो मथुरा काशी बीच में क्यों आ रहा है बार बार? एक लाइन जोड़ सकते हैं, लेकिन उसको पूरी चर्चा में लेकर आएंगे बार बार, तो मैं नहीं बोलूंगी ना प्लीज। एक तो सनातन, मथुरा, काशी, अयोध्या, राम मंदिर, उस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं। हम आज साउथ पर फोकस करके बात कर रहे हैं, हम वहां की स्ट्रेटजी पे मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात रह गई थी। एक मिनट मनीष जी, हाँ एक मिनट विवेक जी प्लीज, एक सेकंड। मनीष जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। मनीष जी बोलिए। देखिए, मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये, जिस तरीके से चर्चा का रुख इस तरीके से हो गया है कि दक्षिण में सिर्फ अभिनेताओं को वोट मिलते हैं, इसका मतलब है कि आइडियोलॉजी कुछ है ही नहीं। मानो पवन कल्याण जिस साइड में खड़े हैं उस साइड वोट आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। अगर चिरंजीवी प्रजा राज्य पार्टी बना रहे उनको वोट नहीं मिल रहे, इसका मतलब है दक्षिण में अभी आइडियोलॉजी का खेल है। और आइडियोलॉजी खेल नहीं होता तो कोई भी अभिनेता हिट हो जाता। रजनीकांत आज किसी पार्टी में जाए तो उनको वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं है, वरना आज वो भाजपा में खड़े होते। बात यह है, वोटर को एक इमोशनल कनेक्ट बनता है कि हाँ हम अभिनेता के साथ खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस सारे अभिनेताओं खड़ा कर लेती। अरे विचारधारा की बात कर दी, कांग्रेस का साउथ में क्या है? कोई वजूद नहीं है। भाजपा का भी कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का भी कोई वजूद नहीं है। तो कम से कम विचारधारा पर स्टिक रहना पड़ेगा। और इंडिया में दो सरकारें चलाई है कांग्रेस, नॉर्थ में है, उससे ज्यादा रूट साउथ में है, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये विवेक जी को बता दूं कि भाई आपका ये आरोप लगाना बहुत आसान है, विपक्ष में है कि मथुरा, अयोध्या, काशी में इन्होंने जमीन इनके लोगों ने खरीद ली। बिल्कुल खरीदी, साबित किया है सर, आरोप नहीं है, साबित हुआ है, ये प्रमाण आए हैं सामने, प्रमाण। अरे मैं आप पर आरोप लगाता हूँ, सुनिए, कि जब आपने लखनऊ एक्सप्रेस में दिल्ली से बनाया, नोएडा से लेकर लखनऊ तक बनाया, तो आपने खरीद डाली होगी। चलिए मैं वापस साउथ चली जाऊंगी, आप लोग लखनऊ और उस पर रहिए। हाँ मुर्तजा जी बोलिए, ठीक है सर, प्लीज लखनऊ और उत्तर प्रदेश और उस पर मत बात करिए। मानसिकता से प्रेरित है तो अच्छी बात है, खुल के सामने आइए। मुर्तजा जी को बोलने दीजिए, ठीक है, प्रमाण होने चाहिए, प्रमाण। हमने प्रमाण दिया, हम प्रमाण दिखा चुके हैं, आप प्रमाण दिखाइए भाई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में चौथे दिन जमीन धंस गई थी, प्रमाण दे रहा हूँ, प्रमाण दिखाइए ना, अंधभक्तों की तरह मत बात कीजिए भाई। करूंगा कि चिरंजीवी को उन्होंने अवार्ड दिया है रिसेंटली, और ये अवार्ड कम से कम 5 साल पहले देना चाहिए था, लेट आए मगर दुरुस्त आए। इसके अलावा यहाँ की पब्लिक जानती है ये सब चीजों को, ये लोग कभी कोई सही हमारे साथ वो नहीं करेंगे। आप देखिए, न्यूली बॉर्न स्टेट से आंध्रा और तेलंगाना, अगर कांग्रेस 14 में रिटर्न होती तो शायद हमारी ये हालत नहीं होती, हम बहुत पहले डेवलप हो जाते। बीजेपी ने टोटली निगलेक्ट किया है साउथ इंडिया को, ये बात मानना होगा। नहीं मुर्तजा जी, ये 2014 के बाद आजादी मिली है, वो लोग हैं जिनको 2014 के बाद आजादी महसूस हो रही है। इसके पहले तो ये सीधे आसमान से आए थे, ये इतने बड़े थे, इतने बड़े ही पैदा हुए थे। ये इनके परदादाओं ने, बाप दादाओं ने, इनके उचित जी, मुझे इस चर्चा से ऐसा लग रहा है इस देश को कि साउथ में अपना झंडा गड़ाना किसी के लिए भी आसान नहीं है, वो कोई भी हो, XYZ। कांग्रेस तो 2 रियासत और उनके सुपरस्टार्स को बुलाना या उनको अपने में शामिल कराना या उनके नाम पर या उनको साथ लेके वोट मांगना भी आसान नहीं है। वो खुद आ जाए पहले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उतना खुद का उनका जनाधार इतना बड़ा है, वो खुद अपनी अपनी पार्टीज खड़ी करते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए साउथ में जो हमारे एक्सपर्ट गुप्ता जी कह रहे थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, कि वो सहमत है कि केवल आप फिल्मी स्टार है इसलिए आपको वोट मिल जाए, जरूरी नहीं है। हाँ। बहुत सारे ऐसे फेल है, बहुत अच्छी बात कही उनने। उसके साथ साथ आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी आपको देने पड़ेंगे। आप देखिए कि इसके अलावा भी कई वहां पे चंद्रशेखर जैसे जो है, कई लोग ऐसे निकले हैं कि जिनके आपको, आप देखिए उनकी आइडियोलॉजी थी। आप केवल फिल्मी हीरो इसलिए साउथ से जीत के आ जाएंगे ये सुनिश्चित नहीं करता। बात ये है कि साउथ में अपनी जमीन तलाश रही है। बात ये है कि मोदी जी अपनी जगह देख रहे हैं। शर्मा जी कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट, जो प्रवक्ता महोदय है, कि भाई हमारी निगाह सब पे है। अगर सब पे है तो छत्तीसगढ़ को विशेष पैकेज नहीं मिला, उड़ीसा को नहीं मिला, झारखंड को जो गरीब प्रदेश है इनको मिलना चाहिए तो उन्हें मिला। आपके बिहार में चुनाव है, मोदी जी वहां जाके क्या क्या जाते हैं कि हम 1 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देंगे, बात हवा हो तेलंगाना जाती पर है, आंध्रा मिलता जो है नहीं, वो अपने पैकेज भी बदले चुनाव रहे के हैं वक्त साहब। दिए जाते हैं। तो पैसा ऐसे से इन्होंने तमाम कुछ नहीं चीजें दिया। वो चुनाव के वक्त करते हैं, चीजें होती है। कुल मिला के वो अपनी एक विचारधारा की लड़ाई वो खुद साउथ में लड़ रहे हैं। अभी भी साउथ में उनके नेता नहीं है, साउथ के पिलर जो आप कह सके कि साउथ के पिलर जो वेंकैया नायडू जैसे प्लेयर जो है, अब वो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। अब उनकी कमान संभालने के लिए उनके पास कोई भाजपा के अंतर खाने में कोई लोग नहीं है कि जो साउथ की कमान संभाल सके और पूरे साउथ की 5 स्टेट को वो देख सके। तो बाकी जितने भी हैं वो नॉर्थ में है, जिनकी थोड़ी भी एक वक़्त है बोलना चाहिए तो नॉर्थ में बने हुए हैं। साउथ में अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अल्पसंख्यक है। और धार्मिक भावनाओं को लेके मैं कह रहा हूं ना कि धार्मिक भावनाओं को लेके आप साउथ में नहीं जा सकते। साउथ में अपना एक क्षेत्रीयवाद है, ठीक है, उनकी चलिए। अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी है। अब देखिए, ये तो मुझे लगता है थोड़ा सा बचा है समय, बहुत सारी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, और साउथ की पिक्चर भी, और मुझे लगता है राजनीतिक रूप से भी जो एक फिल्म हमको दिखेगी लोकसभा की, अब ये कहना गलत नहीं होगा, वो अपने आप ही देखेंगे कि कौन सी हिट होती है, कौन सी फ्लॉप होती है। अब तो मैं इसी टैगलाइन के साथ खत्म भी करूंगी क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, साउथ के सुपरस्टार भाजपा के सूत्रधार कितने हो सकते हैं, मुद्दे अपनी जगह काम करते हैं, आइडियोलॉजी अपनी जगह काम करती है, लेकिन सुपरस्टार्स का जो दबदबा वहां पर उनका है, उनका अपना एक जो फेम बना हुआ है, उसे भी आप नकार नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर एक प्रयास हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ उनके दम पर ही चीजों को ले जाएंगे, क्योंकि ये भी देखना होगा कि क्या वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो कई सारी चीजें हैं इस राजनीति को समझने के लिए। देखते हैं आने वाले समय में कितनी सफल होती है साउथ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।